हे एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स डाउन द लाइन है। बस एक महीना है आप लोगों के पास। बीपीएससी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 26 जुलाई को ये एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। सो टू प्रोवाइड यू मोर क्लैरिफिकेशन कि पीटी एग्ज़ाम को फाइनली अगर हम लोग क्वालिफाई करना चाहते हैं, so what are the factors which is the most important aspect of the CAC prelims examination? so क्यों ना मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको बताऊं कि ये जो लास्ट के एक महीने बचे हुए हैं आपके पास, उसमें जो अभी तक आपने किया है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, साथ साथ जो अभी तक आपने किया है उससे जो आपने कुछ गेन किया है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, एज वेल जो ये 30 दिन लास्ट आपके बचे हुए हैं उसमें किस तरीके से आप एक इफ़ेक्टिव रिवीज़न कर सकते हैं, एक इफ़ेक्टिव स्टडी कर सकते हैं ताकि आपके चांसेस जो हैं पीटी क्वालिफाई के लिए वो बढ़ जाएं। ठीक है। सो दिस सेशन इज़ ऑल अबाउट कि हाउ आई क्लियर 3 प्रीलिम्स कंसिक्वेंटली। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था 67th में, तो ऑब्वियसली मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया उसका। 68 में फाइनल सिलेक्शन हुआ एंड आई वॉज सेलेक्टेड एज ए सब रजिस्ट्रार, एंड 69 में भी आई वॉज एबल टू क्वालिफाई द 69 बीपीएससी मेंस, और उसमें मेरे मेंस के भी मार्क्स 68 से ज़्यादा ही थे, बट आई इंटेंशनली स्किप्ड इंटरव्यू बिकॉज आई वॉज सेटिस्फाई विद द 68 बीपीएससी के रिजल्ट से। तो कंसिक्वेंटली मैंने 3 पीटी दिए थे और तीनों पीटी मैंने क्वालिफाई किए, एंड मैंने जो पीटीज़ क्वालिफाई किए हैं तो वो दोनों मिक्स थे। 67th में ओल्ड पैटर्न से चल रहा था एंड 68 से बीपीएससी ने रिफॉर्म किया था इन द एग्जामिनेशन पैटर्न। तो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई वांट टू टेल यू सम एडवाइसेस। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम गोना गिव यू सम क्लैरिटी कि इन लास्ट के 30 डेज़ को मोस्ट इफेक्टिव आपको कैसे बनाना है, एंड हाउ द प्रिपरेशन जो अभी तक आपने की है इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर अटेम्प्ट। ऑलराइट, तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रीलिम्स। आई होप अभी तक जो आपने पढ़ाई की है, अभी तक आपने जो सिलेबस कंप्लीट किया है, यू हैव अंडरस्टूड द पैटर्न ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बट व्हेन इट कम्स टू क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इट इज़ नॉट द गेम ऑफ परसेंटेज। जब हम लोग 11th 12th और या अपने ग्रेजुएशन से जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर अस टू मूव फ्रॉम द परसेंटेज। हम लोग अपने सक्सेस को परसेंटेज के बेसिस पे देखते हैं कि आई एम एबल टू स्कोर 85%, विल आई बी एबल टू स्कोर मोर देन 90%, विल आई बी एबल टू स्कोर मोर देन 95%। बट प्रीलिम्स इज़ नॉट अबाउट द गेम ऑफ परसेंटेज। In the competitive exam, prelims is about only the game of cut-off. ठीक है। तो आपको अपने जो peers हैं, आपके जो peers हैं, आपके जो competitors हैं, उनसे आपको better होना है। ठीक है। तो it is the game of cut-off, not the game of percentage. तो अगर आप सोचते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं सेमिनार अटेंड कर रही हूँ या बच्चों के साथ ऑफलाइन कनेक्ट कर रही हूँ और डाउट सेशन देख रही हूँ, तो उसमें डाउट ये होता है कि मैम हमने सेक्शनल टेस्ट भी लगाया, मैम हमने फुल लेंथ टेस्ट भी लगाया। सेक्शनल टेस्ट में मैम किसी सब्जेक्ट में मुझे 90+ आ रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में मुझे 70+ आ रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में मुझे 100+ भी आ रहे हैं। ठीक है। तो ये जो वेरिएशन है, किसी में मुझे 60 ही प्लस आ रहे हैं मार्क्स। तो ये जो मैम वेरिएशन है, इस चीज़ को मैं कैसे ठीक करूँ, और किसी सब्जेक्ट में मुझे कम मार्क्स आ रहे हैं उसको मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। ठीक है। और फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें वो बोल रहे हैं कि नेगेटिव उसमें ज़्यादा हो जा रहा है, जो सेक्शनल टेस्ट में था उससे कम मार्क्स मुझे फुल लेंथ टेस्ट में आ रहे हैं। सो यहाँ पे दे आर सिंगली, मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे एक टेस्ट को देख रहे हैं, और उस इंडिविजुअल बेसिस पे उस टेस्ट को देखने से वो क्या हो रहा है, वो परसेंटेज को दिमाग में लेके चल रहे हैं कि 150 का क्वेश्चन है मेरे पास, 150 नंबर है, उसमें मुझे 90 आ रहा है, 60 आ रहा है, 70 आ रहा है। बट वो ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि जब वो सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं तो सिर्फ वो उस सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे हैं,
उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट सिलेबस में है, बट वी नीड टू लुक एट द पैटर्न ऑफ द बीपीएससी प्रीलिम्स कि वो सब्जेक्ट कितना सिग्निफिकेंट रखता है बीपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए नहीं. सो इट इज़ ऑल अबाउट द गेम ऑफ कट ऑफ. कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है? कट ऑफ डिसाइड होता है कि उस टाइम जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अपेयर कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं, ना कि कुछ चुनिंदा 5% 6% स्टूडेंट जिनके 110 प्लस आ रहे हैं, 120 प्लस आ रहे हैं, उनसे कट ऑफ डिसाइड होता है. दूसरा ऑब्वियसली वैकेंसी कितनी है, एंड तीसरा द डिफ़िकल्टी ऑफ द पेपर. ये डिफ़िकल्टी पेपर कैसे जज होता है? ये डिफ़िकल्टी पेपर का डिफ़िकल्टी उससे जज नहीं होता कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से कितना हार्ड आया है. ये डिफ़िकल्ट पेपर उससे जज होता है कि प्रीवियस जो पैटर्न बीपीएससी पूछ रहा है उससे कितना ज़्यादा चेंज कर दिया गया है. अगर प्रीवियस पैटर्न पे बीपीएससी पूछ रहा है इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि आपने उसी पैटर्न पे पढ़ा है. क्योंकि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम वो घुमाएंगे और हमको फ्यूचर का पैटर्न दिख जाएगा. ऑब्वियसली वी हैव द प्रीवियस पैटर्न जिसके बेसिस पे हम लोग अपने प्रिपरेशन करते हैं, तो उस बेसिस पे डिफ़िकल्टी जज होती है कि प्रीवियस पैटर्न से कितना उसने चेंज किया है. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं. और कट ऑफ इज़ द वन थिंग दैट यू हैव टू क्लियर, नॉट अबाउट द परसेंटेज कि इतना परसेंटेज लाना है, 90% लाना है, 60% लाना है, या 100% लाना है, 95% लाना है. ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट दिस कि इट इज़ द गेम ऑफ कट ऑफ, नॉट द गेम ऑफ द परसेंटेज. ठीक है, एंड मैं इसमें इसलिए ज़्यादा इम्फेसिस कर रही हूँ आपको बिकॉज यू नो कि 150 क्वेश्चन है, 150 में 150 क्वेश्चन आप सही नहीं कर सकते, एंड 150 में से आप 90 क्वेश्चन भी मार के नहीं आ सकते. आप 90 क्वेश्चन पे भी आप ऐसे श्योरिटी नहीं रख सकते कि 90 ही चलो कट ऑफ जाता है. लास्ट के 3 साल में तो मैं यही देख रहा हूँ 90 के आसपास कट ऑफ होता है, मैं 90 का 90 लगा के आ जाऊँगा. ये ब्लंडर आप नहीं कर सकते. ठीक है, बिकॉज देयर इज़ अ निगेटिव मार्किंग. ऐसा हो सकता है कि आपका जो स्ट्राइक रेशियो है वो उस दिन अच्छा ना जाए. तो ये सारे फैक्टर्स को भी आपको दिमाग में लेके चलना है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर आ जाता है वो होता है PYQs का. ना PYQ ओनली बीपीएससी का बट ऑल्सो अदर पेपर का. जैसे ADO का पेपर होता है, ASO का पेपर लेती है बीपीएससी. ठीक है, ऑडिटर का पेपर लेती है बीपीएससी. तो वो उन सारे पेपर्स को एक बार हमें देखना है, उससे हमें वो पैटर्न पता चलता है. पैटर्न के साथ साथ जो मैं बोल रही थी ना कि जो सेक्शनल टेस्ट में किसी के बच्चे के 90 आ रहे हैं, किसी में 60 ही आ रहा है, तो ज़्यादातर आप जब देखोगे कि पैटर्न जब आप डिकोड करोगे तो कुछ फेवरेट एरियाज़ हैं बीपीएससी के, वो फेवरेट एरियाज़ को आपको कवर करना है, उसको मैंडेटली कवर करना है. तो अगर उस फेवरेट एरिया में आपके 90 प्लस आ रहे हैं, 80 प्लस आ रहे हैं, मतलब आपकी अच्छी तैयारी है. एंड कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ बीपीएससी ज़्यादा स्ट्राइक नहीं करती, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछती, वहाँ आपके 60 प्लस भी आ रहे हैं तो हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बिकॉज बीपीएससी वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछती ही नहीं है. एंड हमें यहाँ पे PhD नहीं करना है. वी डोंट हैव टू डू द रिसर्च हेयर. हमें उन्हीं एरियाज़ पे फोकस करना है जहाँ पे बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, और हमें बस इतना अपने माइंड में एक गोल लेके चलना है कि मुझे प्रीलिम्स क्लियर करना है. ये गोल लेके नहीं चलना कि मुझे PhD करना है या रिसर्च करना है. ठीक है, तो PYQ का रोल आ जाता है इन ऑर्डर टू गिव यू द डायरेक्शन, इन ऑर्डर टू गिव यू द ब्लूप्रिंट कि ये ब्लूप्रिंट है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो. और अभी तक आपने उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई की होगी, और उसी ब्लूप्रिंट की आपको इमेज लेके ये जो 30 दिन बचे हैं अपने रिवीजन को और बूस्ट करना है. वही ब्लूप्रिंट आपको गाइड करेगा, वही PYQ आपको गाइड करेगा. ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट जो आता है कि एक कन्फ्यूज़न बच्चों में यही रहता है क्योंकि लास्ट स्टेज चल रहा है, तो ऑलमोस्ट लाइक 99% जो बच्चे हैं उनका सिलेबस, उनको फील ही नहीं आता कि उनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, और ये कंप्लीट हो भी नहीं सकता. फील क्या आएगा आपको? एंड जो कुछ बच्चे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट बोलते हैं मेरा तो सारा सिलेबस कंप्लीट है,
कभी सीएसी एग्ज़ाम का सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। कभी आप बोल सकते हो कि आपने जितना भी नेशनल इंटरनेशनल बिहार करंट अफेयर्स हुआ है सब आपने पढ़ लिया है। कभी आप ये बोल सकते हो विथ फुल कॉन्फिडेंस। कभी आप बोल सकते हो कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री में सारे टॉपिक्स में सारे फैक्ट्स पढ़ लिए हैं जो इससे आप क्वेश्चन बना सकते हो। कभी बोल सकते हो आप? ऑब्वियसली नहीं। तो ये जो 100% सिलेबस कंप्लीशन है, क्या ये यूटोपियन सॉल्यूशन है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा? ऑब्वियसली नॉट। क्योंकि सबसे पहले तो ये 100% सिलेबस कवरेज तो होगा नहीं। तो अगर आपको अभी फीलिंग आ रहा है कि मेरा नहीं सिलेबस कंप्लीट है, मेरा ये नहीं कंप्लीट है, मेरा वो नहीं कंप्लीट है, लीव द थिंकिंग ऑन दैट पैडल इटसेल्फ। उसके बारे में सोचना बंद करो। अभी तक जितना पढ़ा है उसका रिवाइज करना ज़्यादा मैंडेटरी है, उसका रिवाइज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको स्किप नहीं करना, बट ऐसा भी नहीं है कि सिलेबस में जितना सिलेबस, एक तो सिलेबस पूरी तरह डिफ़ाइन नहीं है। अगर उसको हम लोग डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसका कवरेज करना 100% पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, मतलब यू हैव डन द प्रिपरेशन वेल। क्योंकि जो प्रिपेयर करते हैं उन्हीं को ये फीलिंग आती है कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। जो नहीं करते उनको, जो थोड़ा भी पढ़ लेते हैं, उनको लगता है उन्होंने बहुत पढ़ लिया है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द फीलिंग कि आपको ये फीलिंग आ रही है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। ऑलराइट, और सेकंड बात कि सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो सिलेबस कंप्लीट कभी हो नहीं सकता। अभी तक हमने 10th 11th ग्रेजुएशन में ही देखा कि सिलेबस कंप्लीट करना सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, बट दिस इज़ नॉट द केस इन द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, पर्टिकुलरली इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो बीपीएससी में भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आपका। बट सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, देन हु आर द वॉरियर्स जो इसको क्लियर करते हैं? कौन है वो लोग जो इसको क्लियर करते हैं? तो ऑब्वियसली दीज आर द एस्पिरेंट्स हु नोज द ट्रिक बिहाइंड द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, हु नोज द एसेंस ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो वो एसेंस क्या है कि आपको बीपीएससी के जो फेवरेट एरियाज़ हैं, बीपीएससी ने तो कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला कि ये फेवरेट एरियाज़ हैं। द रोल ऑफ द PYQ कम हेयर कि फेवरेट एरियाज़ को मुझे कवर करना है एट अटमोस्ट कॉस्ट। ये मुझे छोड़ना ही नहीं है। मेरे पास 1 महीना बचा हुआ है, इस 1 महीने में फेवरेट एरियाज़ को तो एटलीस्ट मुझे पढ़ लेना है और रिवाइज भी कर लेना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि फेवरेट एरियाज़ तो पढ़ लिया। मान लो एक टॉपिक हमने पढ़ लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट उससे रिलेटेड जो MCQ आएगा, मुझे क्वेश्चन लिखा होगा, पॉइंट्स लिखे होंगे, इस जो टॉपिक यहाँ से जो कंटेंट पढ़ा है उसको यूज़ करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पा रही हूँ, तो इस सिलेबस के कवरेज को करने का क्या मतलब? इसको अगर मैं वहाँ D-Day पे जाके इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा हूँ तो ये सिलेबस पढ़ने का क्या मतलब? तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। आपको टेस्ट लगाना है, बी इट PYQ और बी इट फुल लेंथ टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट, जो भी आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको सूट करता है। ठीक है, तो या तो टेस्ट लगाओ या तो PYQ को लगाओ। तो प्रैक्टिस इज़ द की इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट वॉट एवर यू हैव रेड इन योर सब्जेक्ट। और यही प्रैक्टिस आपको एग्ज़ाम में काम देगा। वहाँ पे बीपीएससी के पास कोई सेंसर नहीं है कि वो आपके ब्रेन को स्कैन करे और देखे कि कितना कंटेंट आपको आता है। वहाँ पे बीपीएससी आपके एप्टीट्यूड, आपके एनालिटिकल स्किल, ठीक है, आपके रिकॉलिंग, आपकी डिकोडिंग स्किल को चेक करती है थ्रू MCQ कि अभी तक जो आपने कंटेंट पढ़ा है उसको कैसे तोड़ मरोड़ के इस MCQ को आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें ये इजी भी होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होगा, मीडियोकर लेवल का भी होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, एज वेल एज हार्ड लेवल का भी MCQ होगा। तो इसको टेस्ट करने का क्या टूल है आपके पास? यू हैव टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, यू हैव टू प्रैक्टिस द PYQ एज अ फुल लेंथ टेस्ट। ऑल राइट, तो जो लोग फेवरेट एरियाज़ पे फोकस करते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं,
साथ साथ आपके पास पूरा दिन नहीं दिया गया है आपको कि पूरा एक दिन है टेस्ट लगाते रहो। आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द कट ऑफ, इन ऑर्डर टू क्लियर द कट ऑफ। तो ये लिमिटेड टाइम, आपको ये गलती नहीं करनी कि एग्ज़ाम डे में जाओ और 2 घंटे बैठो वहाँ पे प्रैक्टिस करो। इसको अभी करना है, 2 घंटे में प्रैक्टिस करो लाइक अ एग्ज़ाम डे, वो एक्सपीरियंस लो। तो 2 घंटे है आपके पास, उसमें 150 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और 150 क्वेश्चन को सॉल्व करते के साथ जो प्रीवियस ट्रेंड हुआ है कि 90 to 95 100 मार्क्स के अप्रॉक्स मुझे अपना मार्क्स लाना है। तो दिस यू हैव टू डू इट। ये टाइम मैनेजमेंट है। अगर ये 3 चीज़ आप कर लेते हो, फेवरेट एरिया, टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस, आपको अपने अंदर वो ग्रोथ दिख रहा होगा, आपके मार्क्स बूस्ट होंगे, आपको क्लैरिटी होगी कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन ट्रिकी होते के साथ आप उसको बना पा रहे हो। सो दिस विल लेड टू द बूस्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस, दिस विल लेड टू द बूस्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस। आपके कॉन्फिडेंस पे वो बूस्ट आपको देखने को मिलेगा। आपने ये बहुत सुना होगा, बहुत टॉपर से भी सुना होगा कि मान लो अगर आप एक बार अच्छी तैयारी कर लेते हो, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसमें आपने वो अच्छी तैयारी नहीं की, बट जो पहला एग्ज़ाम था आपका उसमें आपने बहुत अच्छा दिया, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ और एज वेल एज जो आपका प्रीवियस नॉलेज है आपने उसको ब्रश अप नहीं किया, बट आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है कि आपका माइंड में वो क्लैरिटी है। कॉन्फिडेंस ब्रिंग क्लैरिटी, वो फॉगीनेस आपके ब्रेन से चला जाता है, वो एंग्जाइटी चली जाती है। ठीक है, तभी कॉन्फिडेंस लोग अगर कुछ बोलते हैं तो दे अट्रैक्ट पीपल्स, बिकॉज उनके वर्ड्स में, उनके वॉइस में वो क्लैरिटी आपको देखने को मिलती है। तो वो कॉन्फिडेंस जब आपके पास आ जाता है, वो माइंड में क्लैरिटी आ जाती है, तो आपका आधा गेम तो आप वहीं पे जीत जाते हो। रेस्ट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करना ये कैसे आएगा? विथ इन अ टाइम लिमिट, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और PYQ ऑफ द BPSC। तो इस 30 डेज़ को आपको किस तरीके से प्लान करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट और आपके जो 30 डेज़ हैं उसकी प्लानिंग इज़ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू, क्योंकि अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ लिया, अब ये आगे के 30 दिन इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू। तो आपका दिन कैसा दिखना चाहिए? आपका दिन होना चाहिए, इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिवीजन ऑफ फेवरेट एरियाज ऑफ BPSC। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको प्लीज़ पढ़ लो। डोंट चेंज द सोर्स, जो सोर्स से पढ़ रहे हो वही पढ़ो। प्लस प्रैक्टिस, 1 मॉक टेस्ट, बी इट सेक्शनल ले लो या FLT ले लो, फुल लेंथ टेस्ट ले लो, प्लस PYQ एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर फेवरेट एरिया। इससे आप एक जो ऑथेंटिसिटी ऑफ क्वेश्चन है, BPSC का जो ही क्वेश्चन है, उससे आप टेस्ट कर पा रहे हो कि जो आपने पढ़ा है उससे आर यू एबल टू सॉल्व द PYQ और नॉट। एंड ऑल्सो विद दैट सेम कंटेंट जो न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आर यू एबल टू प्रैक्टिस दैट और नॉट। इसको विथ इन अ टाइम लिमिट 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है। एंड द लास्ट कॉम्बिनेशन शुड बी द एनालिसिस। 2 घंटे में सॉल्व कर दिया बट एनालाइज ही नहीं किया कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं, और क्या ये मिस्टेक अवॉइडेबल थी, क्या ये मिस्टेक्स मेरी सिली इंटेंशंस की वजह से हो गया, क्या ये मिस्टेक हड़बड़ाहट की वजह से हो गया। ये सब आइडेंटिफाई करना और इसको रेक्टिफाई करना आपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, ना कि एग्ज़ाम डे पर इसको रेक्टिफाई करोगे या इसको रिपीट करोगे। इसको मुझे पहले ही रेक्टिफाई कर लेना है इन द मॉक टेस्ट, नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो मैं देने वाली हूँ। ठीक है,
अब ये रिवीजन का जो फेवरेट एरियाज़ है, इसमें आप सोचोगे कि मैं एक सब्जेक्ट को एक दिन में लेके चलता हूँ, तो विल यू एबल टू कवर द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट ऑफ द बीपीएससी? अगर एक सब्जेक्ट को एक दिन में लेके चलोगे, द आंसर इज नो, एब्सोल्यूट नो। तो क्या कर सकते हो, आपको एट लीस्ट 2-3 सब्जेक्ट लेके चलना। आई वुड से गो फॉर 3 सब्जेक्ट्स पर डे। 3 सब्जेक्ट का कवरेज करो, रिवीजन करो, एंड अगर ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स हैं, जितना बीपीएससी ने डिफाइन किया और जितना अभी तक आपने पढ़ा है, आपने उसको टच कर लिया है, देन रिवाइज ऑल द टॉपिक्स इन दिस 30 डेज। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मुझे किसी सब्जेक्ट पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, देन गो फॉर ऑल द टॉपिक्स ऑफ दैट सब्जेक्ट। बाकी के सब्जेक्ट में बस फेवरेट एरियाज़ को कर लो, ठीक है। तो ये आपका एक 30 डेज का इफ़ेक्टिव रिवीजन प्लान है और एक इफ़ेक्टिव स्टडी प्लान है। डेली आपको 8 से 10 घंटे पढ़ो, बिकॉज 30 ही दिन बचे हैं, इस बार दे दो, फिर उसके बाद जितनी मूवीज़ वेब सीरीज़ देखनी है देख लेना। तो 8 से 10 घंटे पढ़ना है, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स को लेके चलना है, प्लस मॉक टेस्ट लगा लो सेक्शनल और फुल लेंथ, और PYQ दो और इनका एनालिसिस करो। दिस शुड बी द आपका डे जिस तरीके से दिखना चाहिए, ये होना चाहिए आपका डेली बेसिस का प्लान। ऑलराइट, तो इसी डेली बेसिस के प्लान को एज अ ब्लूप्रिंट हमने निर्णायक बैच में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ये निर्णायक बैच 20 जून से स्टार्ट होगा। इसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 टॉपिक को सेग्रीगेट किया है। पर डे आपको 3 टॉपिक्स मिलेंगे, प्लस उसके साथ हम लोग 3 नोट्स PDF आपको देंगे उस टॉपिक का, और ये नोट्स विल बी वन ऑफ द कॉम्प्रहेंसिव एंड द बेस्ट इन द मार्केट, वी कैन गारंटी यू, बिकॉज ये स्टैंडर्ड बुक से बना हुआ है। एंड जो बीपीएससी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, बीपीएससी रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, एंड द बीपीएससी रेलिवेंट्स डेटाज हैं, वो हमने इस नोट्स में डाल दिए हैं। साथ साथ पर डे आपका 25 to 30 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाएगा। तो ये न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन है, आपको खुद से बस PYQ को करना है ऑन द डेली बेसिस। ये 100 टॉपिक्स आपको 30 दिन में कवर करवाया जाएगा, रिवाइज करवाया जाएगा। अगर कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो वो आपको पढ़ना है, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द हिट एरियाज ऑफ द बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और ये हमने कहाँ से बनाया है, पेड़ से तो तोड़ के नहीं बनाया है, या कोई भविष्यवाणी तो हमें नहीं मिली है, फ्रॉम द PYQ एनालिसिस। खुद करना है तो खुद करो, क्योंकि अल्टीमेटली ज्वाइन भी करोगे तो खुद ही करना पड़ेगा, बट यू विल बी बाउंडेड कि मुझे ये 3 टॉपिक करना है। दिस शुड बी द फ्रेमिंग ऑफ योर डे, कि डे ये जो 30 दिन है ये मेरा किस तरीके से फ्रेम होना चाहिए, हाउ यू कैन इफेक्टिव यूटिलाइज दिस 8 to 10 hours ऑफ योर डेली स्टडी in order to revise in most effective manner for the 72nd BPSC prelims। ठीक है, ऑल राइट। तो हमने बातें कर ली कि कौन क्लियर करते हैं, हमने बातें कर ली द टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो कमिंग टू कि आपका जो D-Day है, जो एग्ज़ाम के दिन का एग्ज़ाम डे है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो जो भी स्ट्रैटेजी आप अपने D-Day पे, जो फाइनल डे है, उस पे फॉलो करते हो, उसकी प्रैक्टिस आपको पहले कर लेनी चाहिए। तो इसके लिए द मॉक टेस्ट नीड टू बी गिवन। आई वुड से कि एटलीस्ट 2 ऑफलाइन मॉक टेस्ट जाके दे दो, क्योंकि जो ऑफलाइन का जो एक्सपीरियंस होता है दैट इज़ डिफरेंट। वो ऑनलाइन वो अपने घर के कंफर्टेबल चेयर में बैठ के, वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में बैठ के वो एक्सपीरियंस हम लोग नहीं ले पाते। तो अगर आपको देना है तो एटलीस्ट 2 तो ऑफलाइन दे दो, अगर 2 पॉसिबल नहीं है तो 1 ऑफलाइन दे दो, जस्ट टू हैव दैट एक्सपीरियंस, ठीक है। तभी हमने मॉक टेस्ट 2 इंक्लूड FLT कर दिया है आपके इस निर्णायक बैच में।
और ये हम बिल्कुल जो 20 जुलाई तक चलेगा ना, तो जो लास्ट वीक है, जो लास्ट के 10 डेज़ है, उसमें हम ये लेंगे आपका, ताकि आपके एकदम बिल्कुल मतलब बहुत नज़दीक रहोगे, तब जाके आपका ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। ठीक है, तो जो डी डे का आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो आपको पहले ही अटेम्प्ट ले लेनी है, उसको इम्प्लीमेंट कर लेना है थ्रू मॉक टेस्ट। अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले बी क्लियर कि 2 घंटे हैं आपके पास। 2 घंटे का अगर हम लोग इफ़ेक्टिव इसका निकालें, द नेट आवर्स जो आपको मिलेगा, इसमें से 5 से 10 मिनट तो आपके बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत लाइक क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सील खुलता है, आप फिलिंग करते हो, फिलिंग तो चलो पहले हो जाता है, बीच बीच में इन्विजिलेटर आपको बार बार बोलेंगे कि ये करना है, कोई उधर से डाउट कुछ पूछेगा तो उसमें दिमाग भटक जाता है, बेल रिंग होता है, तो इस वजह से 5 से 10 मिनट आपका चला जाता है। तो यू हैव इफेक्टिव 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स नहीं, 1 आवर 50 मिनट्स। ठीक है, 1 घंटा 50 मिनट है आपके पास। 150 क्वेश्चन है आपके पास, तो हर क्वेश्चन का 1 मिनट ले लो इस हिसाब से। बट दिस इज़ नॉट द केस, इस तरीके से नहीं करना है। तो व्हाट यू कैन डू, आपने जब अभी तक पढ़ाई की है तो यू नो योर फेवरेट एंड फेवरेट छोड़ो, स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया। आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया को जानते हो, तो आई वुड से कि जब भी पहले पेपर आपको मिले, और इसको आपको प्रैक्टिस करना है फ्रॉम मॉक टेस्ट ओनली, जब भी पेपर मिले एक बार गो थ्रू ऑल द पेपर। इट विल टेक ओनली लाइक 2 मिनट्स। ठीक है, और जहाँ पे जो सब्जेक्ट पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हिस्ट्री का सब्जेक्ट का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, तो ऐसा होता है कि 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे हिस्ट्री का रहता है। ठीक है, उसी तरह ज्योग्राफी पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन लगातार ज्योग्राफी का ही रहता है। आई वुड से कि एक बार सारे पन्ने पलट लो, जैसे ही आप देखोगे टॉपिक देखोगे वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का है, एंड वहाँ पे लिख दो कि ये हिस्ट्री है, पेन से ही लिख दो, ये ज्योग्राफी है, ये मैथ्स है, और ये पॉलिटी का है, और ये करंट अफेयर्स का है, ये लिख दो। ठीक है, इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स। एंड देन फिर उसके बाद क्या करो, जैसे मैं अपना बताती हूँ, तो मैंने प्रीलिम्स में हमेशा मैथ से स्टार्ट किया है, बी इट मेंस और बी इट प्रीलिम्स, हमेशा मैंने मैथ से स्टार्ट किया। मैथ 10 क्वेश्चन पूछता है, ऑलवेज मेरा 8 से 9 मार्क्स आ ही जाता था इसमें। ठीक है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे नॉन साइंस बैकग्राउंड से, मैथ उतना अच्छा नहीं लगता, मैथ स्ट्रांग नहीं है, तो ऑब्वियसली यू कैन स्किप मैथ फर्स्ट, मैथ बाद में कर लेना। लेकिन अगर मैथ ठीक है, आप साइंस बैकग्राउंड से हो और मैथ भी आपका ठीक है, तब आई वुड से कि मैथ पहले कर लो। ठीक है, श्योर शॉट आपके 8 से 9 क्वेश्चन बन सकते हैं, 8 से 9 नंबर आपके हाथ में है। ठीक है, तो मैथ से स्टार्ट कर सकते हो। मूविंग अहेड, अगर मैथ से स्टार्ट किया नहीं किया, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट कि आपने ये सेग्रीगेशन कर लिया कि कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, आपका हिट एरिया है, स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है हिस्ट्री, वहाँ के क्वेश्चन जाके सॉल्व कर लो। आपका हिट एरिया है पॉलिटी, वहाँ के क्वेश्चन जाके सॉल्व कर लो। ठीक है, एक ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो ये वाला जो है, जो पहला राउंड होना चाहिए, आपने 150 क्वेश्चंस को रीड कर लिया है। ठीक है, रीड कर लिया है। अब हो सकता है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 है श्योर है कि ये सही है, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी श्योर है कि सही है, क्वेश्चन नंबर 3 डाउटफुल है, मतलब आता भी है नहीं भी आता है, थोड़ा सा मुझे इस पर टाइम देना पड़ेगा, एंड क्वेश्चन नंबर 4 तो बिल्कुल ही लग रहा है आउट ऑफ बॉक्स है, पढ़ा ही नहीं है। तो सब का एक सिंबल बना लो, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है तो 2 टिक दे दो कि हाँ श्योर शॉट है, क्वेश्चन नंबर मतलब श्योर है लेकिन उतना श्योर नहीं है, एक बार और मुझे रीड करनी, तो 1 ही टिक दो। ये डाउटफुल है तो स्टार दे दो। ठीक है, और ये आउट ऑफ बॉक्स है तो इसको सर्कल कर दो कि आउट ऑफ बॉक्स है। तो पहला रीडिंग में आपको ये डिमार्केशन कर लेना है। तो जो बिल्कुल श्योर शॉट है, पहले रीडिंग के बाद OMR को फिल कर दो, एंड कंसिडर दैट कि आपको इधर ई ऑप्शन भी क्या मार्क करना है, नहीं तो अगर नहीं मार्क करोगे तो आपका वो निगेटिव चला जाएगा। तो आपको ई ऑप्शन मार्क करना अगर वो क्वेश्चन आप अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो तो। ठीक है,
तो ई ऑप्शन को भी मार्क करना है। तो मान लो ये आउट ऑफ द बॉक्स है, आप समझ गए कि मुझे बिल्कुल ही नहीं आएगा, फिर भी मैं कहूँगी कि जो फर्स्ट रीडिंग का है साइकिल है उसमें आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन को मार्क मत करना OMR पे, उसको लास्ट साइकिल में और लास्ट जो आप रीडिंग करोगे ना उसमें मार्क करना है। तो पहले रीडिंग के बाद जो आपको OMR फिलिंग करना है वो श्योर शॉर्ट कर देना या श्योर वाले कैटेगरी का कर देना, ठीक है। देन जो सेकंड रीडिंग होगा, सेकंड रीडिंग जो होगा उसमें आप जो डाउटफुल और जो श्योर है, सिर्फ मतलब श्योर शॉर्ट नहीं है, श्योर है, उसमें भी है तो आपको हल्का सा हिंट और 5% का हिंट डाउट है तो उसको भी आप एक बार पढ़ोगे और डाउटफुल वाले को भी एक बार पढ़ोगे। एंड अगर आप श्योर पे आ जाते हो, श्योर से श्योर शॉर्ट पे आ जाते हो या डाउटफुल से श्योर शॉर्ट पे आ जाते हो, जो आपने अभी तक एप्टीट्यूड सीखा है, आपने ट्रिप्स सीखा है, ट्रिक्स सीखा है, उससे अगर आप श्योर शॉर्ट पे आ जाते हो तो उसी टाइम OMR को फिल कर दो सेकेंड रीडिंग में। फिर थर्ड रीडिंग में आप क्या करोगे, डोंट लुक एट द क्वेश्चन नाउ, लुक एट योर OMR। OMR में आपको क्लियर दिखेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप ब्लैंक छोड़े हुए हो, मतलब आपने उसमें फिलिंग नहीं की है। उस क्वेश्चन पे मान लो क्वेश्चन नंबर 10 है, 20 हो गया, ये 55 नंबर क्वेश्चन हो गया, 109 नंबर क्वेश्चन है, 139 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहा है कि ये ब्लैंक छूटा हुआ है। तो इन क्वेश्चन पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर लेना है, क्वेश्चन नंबर 10 पे जाना है, आपको वहाँ पे फाइनल डिसीजन लेना है कि मुझे ये अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। अटेम्प्ट करना है, गिव सम टाइम, अगर आप आ जाते हो आंसर पे तब उसको फिल कर दो, नहीं आते हो वहीं पे ई ऑप्शन को मार्क कर दो, ठीक है। ये आपका थर्ड रीडिंग हो। अगर आपके पास टाइम अब बचता है फोर्थ रीडिंग में, अब आपको कुछ नहीं करना, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, 1 से 2 मिनट बस बचा हुआ है, तो जो जो ब्लैंक आपने छोड़ रखा है उसके ई ऑप्शन को OMR फिल कर दो। सो दिस इज द प्रैक्टिस जो आपको मॉक टेस्ट में कर लेना है। दिस इज नॉट शुड बी डन ऑन योर डी डे, ये आप मॉक टेस्ट में करो। तो दैट्स वाई वी हैव गिवन यू पर डे 25 to 30 क्वेश्चन, जो इसका प्रैक्टिस आप कर सकते हो, साथ साथ आप PYQ भी लगाओ एंड 2 FLT भी हमने दे दिया है कि ये प्रैक्टिस भाई अभी कर लो, जाके वहाँ पे एग्ज़ाम डे पे मत करना। एंड दिस विल बी द मोस्ट इफेक्टिव फॉर यू। अगर इसको आप बहुत सीरियसली करते हो तो you will be able to read all the question, you will able to negate the negative marking, ठीक है, निगेट कर सकते हो, निगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज कर सकते हो एंड यू विल बी अवॉइड या यू कैन अवॉइड द सिली मिस्टेक अगर आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो, बिकॉज वो क्लैरिटी आपके माइंड में है कि मुझे किस तरीके से अपने पेपर को इन 2 घंटों में सॉल्व करना है और किस तरीके से मुझे OMR को फील करना है, ठीक है। सो दिस बैच विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। द जून एंड जुलाई प्लान, द निर्णायक प्लान फॉर यू, यही आपका निर्णय लेगा कि आर यू एबल टू क्वालिफाई द 72nd BPSC PT और नॉट। द जून एंड जुलाई प्लान फॉर यू, 30 दिन, 100 टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स पर डे, 30 क्वेश्चन पर डे एंड 2 FLT to give that final blow to practice the strategy that I have discussed right now. उसको प्रैक्टिस कर लेना पहले ही, बिफोर द D-Day एग्जाम। सो निर्णायक जिनको भी ज्वाइन करना है, लिंक दिया हुआ है, और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिजॉल्व योर डाउट। अगर कोई भी डाउट है इस बैच को लेके या कुछ भी डाउट है तो, ठीक है, या तो आप टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कुछ और डिटेल आपको जानना है तो, ठीक है। सो दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव प्लान इफ़ यू रियली वांट टू क्वालिफाई द 72nd BPSC PT। 8 से 10 घंटा दे दो 30 दिन के लिए, फिर देख लेना आराम से, ले लेना 15-20 दिन का छुट्टी, आप मस्ती करना उसमें। बट ये तो श्योर हो जाओगे ना कि यू आर एबल टू क्वालिफाई द 72nd BPSC PT। जो अरमान लेके घुसे हो CSE एग्ज़ाम में, जो अरमान लेके घुसे हो BPSC के प्रिपरेशन में, एटलीस्ट उसके लिए तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे कि चलो PT हो रहा है, आई एम गोइंग टू सेट इन द मेंस एग्जामिनेशन। फिर मेंस की बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। सो लेट मी शो यू द टेस्ट, किस टाइप के टेस्ट होते हैं इन द GS हब।
सो दिस इज़ वन ऑफ सच FLT जो अभी चल रहा है, फुल लेंथ टेस्ट अभी चल रहा है. वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द 6 फुल लेंथ टेस्ट फॉर यू. जो लोग ऑफलाइन आके देना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. बिकॉज ऑफलाइन देने से, मैंने बताया ना कि ऑफलाइन देने से वो एक्सपीरियंस आता है. बगल में कोई बैठा है, उसके डिस्टर्बेंसेस से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो ये सारे चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंस रखता है, क्योंकि 1-2 मिनट का इम्पॉर्टेंस रहता है उस इन्वायरमेंट में, उतना प्रेशर रहता है. तो वो प्रेशर तो रियल एग्जाम में ऑब्वियसली फील नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत इमिटेट हो जाता है, तो वो एक्सपीरियंस आपको आ जाता है कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में एक्ट करना है और किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. जो मैंने अभी स्ट्रैटेजी बताई है उसको प्रैक्टिस कर लेना है. तो अगर मॉक में ही प्रैक्टिस कर लोगे तो चांसेस है कि एग्ज़ाम में आपकी गलती कम होगी. एंड ऑब्वियसली हमें गलती कम करना है. यहाँ पे हमें रिलेटिव मार्किंग पे जाना है, हमें कट ऑफ क्वालिफाई करना है. नॉट वी आर चेजिंग 95%, 90% है. ठीक है. सो दीज आर द क्वेश्चन. हम ना बहुत बैलेंस, ये सब में आपको देखने को मिलेगा. FLT इज़ वेरी बैलेंस ऑन द पैटर्न ऑफ द BPSC कि 30 क्वेश्चन आपको साइंस मिलेगा, 25 to 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको. उसमें से 20 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री मिल जाएंगे. फिर 10 क्वेश्चन में हमने एंशियंट और मिडिवल डाल दिया है. तो बहुत जो पैटर्न अभी तक चलता आ रहा है ना, उस तरीके से हम इसको लेके चलते हैं. सेक्शनल भी इससे पहले हुआ था, लेकिन अभी FLT चल रहा है. ठीक है. तो यहीं पे आप क्वेश्चन देख लो. व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड. अब न्यूलिथिक पीरियड आपने स्टोन एज में पढ़ा होगा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक पीरियड. ठीक है. अब उसमें पूछना है, न्यूलिथिक पीरियड तो पढ़ा, बट उस न्यूलिथिक पीरियड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है. तो जैसे लिख लो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द माइक्रोलिथिक टूल्स, बिगिनिंग ऑफ द फूड प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री, यूजेज ऑफ द हैंड एक्सेस, बिगिनिंग ऑफ द केव पेंटिंग. तो आपको इसको पढ़ के क्या पता चला कि न्यूलिथिक पीरियड में जो भी आपने पढ़ा, आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट. तो यहाँ पे आपको मेसो के बारे में भी जानना होगा, पेलियो के भी बारे में जानना होगा, तभी आप कर पाओगे न्यूलिथिक. या न्यूलिथिक ही पढ़ा था होगा तो उसमें तो आप देखोगे कि माइक्रोलिथिक टूल तो हम लोग यूज़ नहीं करते थे. माइक्रोलिथिक टूल तो हम लोग मेसोलिथिक पीरियड में यूज़ करते थे. ठीक है. हैंड एक्सेस तो बहुत पुराना हो गया, ये तो पेलियोलिथिक में ही हम लोग यूज़ करते थे. तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री, वो फाइनली रूप में तैयार, मतलब एक अचीवमेंट हमें मिला था न्यूलिथिक पीरियड में. ठीक है. और केव पेंटिंग, मतलब जो गुफाओं में पेंटिंग्स है, वो किस टाइम पे हमें देखने को मिलता था? पेलियोलिथिक पीरियड में. तो यहाँ से ऑप्शन नंबर B सही हो जाता फॉर द न्यूलिथिक पीरियड. तो ये एक नया सेट ऑफ क्वेश्चन है. आपने PYQ, जो लोग सिंसियर होंगे तो बहुत बार PYQ लगा लिया होगा, लेकिन न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन लगाने में जो अभी तक आपने एप्टीट्यूड सीखा है PYQ से, वो आप फिर से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. और हर क्वेश्चन में कुछ ना टिप्स और ट्रिक्स रहता ही है, जिससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ. ठीक है. अब ये तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. एनालिसिस कैसे करोगे? मान लो ये क्वेश्चन आपने गलती कर लिया, सही किया तब तो बहुत अच्छी बात है. गलती कर लिया तो क्या करना है? गलती कर लिया तो न्यूलिथिक का आपने देखा कि अरे ऑप्शन नंबर B सही है. तो आपने जहाँ से भी कवर किया है, मैंने तो अपने संकल्प बैच एंड जो भी बैचेस हमारी चल रहे थे, तो बच्चों को हमने बताया था लूसेंट, एंड जो नोट्स भी हमने दिया था उनको लूसेंट से ही बना के दिया था. तो जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपने जहाँ से भी पढ़ा है, वहाँ पे बस लिख दो न्यूलिथिक के एज, जहाँ पे लिखा हुआ है कि बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री, बस. ताकि जब ये न्यूलिथिक और स्टोन एज आप जब रिवाइज करोगे तो आप ये चीज़ वहीं पे रिवाइज कर लोगे. दिस इज़ द एनालिसिस. अगर 2 घंटे आपको एग्ज़ाम देने में लग रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 1 से 1.5 घंटा एनालिसिस करने में लगना चाहिए, तभी उसको जाके एनालिसिस बोलते हैं. एनालिसिस इज़ नॉट अबाउट कि काउंट कर लिया मार्क्स, निगेटिव गिन लिया, इतना टोटल आ रहा, बस नहीं. जहाँ गलतियाँ की हैं उसको देखना है, क्यों गलती हुई है. कंटेंट नहीं पता था, सिली मिस्टेक था, या हड़बड़ी में रीड कर लिया, या आता हुआ भी गलती कर दिया. ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से. तो ये सारे चीज़ फैक्टर को एनालाइज करना है, सो डैट नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट होगा उसमें आपको ये हेल्प करेगा. तो FLT भी हमारा चल रहा है, 6 फुल लेंथ टेस्ट है आपका. तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन को और एक क्वालिटी क्वेश्चन को, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. वरना 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम लोग आपको निर्णायक बैच में तो दे ही रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द रिमाइंडर कॉल फॉर यू कि 72nd BPSC PT ज़्यादा दूर नहीं रहा है. ये 30 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो.
सो डैट जो मलाल ना रहे कि काश मैं ये 30 दिनों में थोड़ा सा और इफ़ेक्टिव स्टडी कर लेता तो काश मेरा पीटी क्वालिफाई हो जाता। तो वो मलाल ना रहे, वो रिग्रेट ना रहे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो आप मेंस में बैठो, ठीक है। तो इस 30 दिनों में बहुत अच्छे से रिवीजन करो एंड जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट जीएस सब ऐप पे आपको मिल जाएगी, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने शेयर की थी। वहाँ पे आप जाओगे, निर्णायक बैच खोलना, वहाँ पे फ्री कंटेंट का ऑप्शन रहेगा, फ्री पीडीएफ का ऑप्शन रहेगा, वहाँ से आप टॉपिक लिस्ट को निकाल लो। खुद करना है खुद करो, एटलीस्ट ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन और पढ़ लेना एक बार इनको ज़रूर, ठीक है। बाकी जो आपकी खुद की स्ट्रैटेजी है, अगर आपको वो इफ़ेक्टिव लग रही है और आप उससे अच्छे प्लानिंग से आपको लग रहा है कि उससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, वो कॉन्फिडेंस भी हो रहा है, तो देन स्टिक ओनली टू दैट, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा भी कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी टॉपिक में दिक्कत है, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस अफोर्डेबल, वेरी अफोर्डेबल निर्णायक बैच फॉर यू, ठीक है। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे वी जस्ट ओनली वॉन्ट रिजल्ट फ्रॉम यू, नथिंग एल्स। ऑल राइट, thank you so much for watching and all the very best for the 72nd BPSC PT.